नमस्ते। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से लोकतंत्र में की विशेषता अपन पढ़ चुके, अर्थ पढ़ चुके। तो लोकतंत्र में फिर कुछ दोष और त्रुटियां भी होती है। तो अपन लोकतंत्र का गुण दोषों को अपन आलोचनात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण में अपन गुणों की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन उसके दोषों की बात करेंगे। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दीजिए। एक और बर्फ जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे श्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इनके गुणों और दोषों का अध्ययन करें। तो पहला है लोकतंत्र के गुण। सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के कायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा है कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के लिए अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन में जनता सार्वजनिक समस्या पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति के नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। और ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। अगला गुण है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र में प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ाता है। अगला गुण क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से सहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। अगला है लोकतंत्र का गुण समानता और स्वतंत्रता पर आधारित गुण भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों के जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। अगली गुण है लोकतंत्र का अगला गुण है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र
वो निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुमति, नीतियों का विरोध करने को साहस देती है और शासन से उसको उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करती है। अगला गुण है कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में भी लोकतंत्र सहायक है। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता, अपितु इसका विकास चाहता है। लोकतंत्र में की तुलना में अधिनायकवाद में इस सभी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार और कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता और विज्ञान के विकास में बाधा आती है। अगला गुण है लोकतंत्र में संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। लोकतंत्र का अगला गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और ये जनमत, जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। अगला गुण है विश्व शांति का समर्थक है लोकतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन शक्तियों प्रणालियों में समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण यह है कि ये शासन प्रणाली सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद पर विश्वास रखती है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति और सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौता के द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाने को चाहता है। ये थे लोकतंत्र के गुण। अब गुणों की अपन चर्चा कर चुके तो उसकी दोषों को भी अपन को जानना आवश्यक है। तो अपन लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र में निम्न दोष है जो आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय लेने में समर्थक होगा। किंतु आलोचनाओं का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसी अबौद्धिक प्रणाली है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है। इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। दूसरा दोष है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या की अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। लोकतंत्र का अगला दोष है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक की स्थिति इसमें कदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रहित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को भड़काते हैं। अगला है लोकतंत्र का दोष लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता पर प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है।
लोकतंत्र में चुनाव में धनिक खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनदान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। अगला दोष है लोकतंत्र का राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और उस अनेक कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप से सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रहित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। अगला दोष है अनुउत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुउत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो लोकतंत्र विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोध दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोष बताते हैं। सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय भी लोकतंत्र की एक दोष है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में, कानूनों के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की ये प्रक्रिया समय धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इस प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्र धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक ओर तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है। अगला दोष है लोकतंत्र का उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले आम चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते। राजनीतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों को अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच मतदाता भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। अगला दोष है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतंत्र देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। अगला और लास्ट दोष है इसका, इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। साम्यवादी आलोचनाओं का मत है कि लोकतंत्र राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्यवाद के विरोध दिख पड़ रहे थे, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद की साठगांठ है और ये विश्व शांति के लिए खतरा है। इस प्रकार आपने लोकतंत्र के गुण और दोषों को इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा। धन्यवाद।